तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के पेपर के थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि कैसे यूपीएससी का ट्रेंड आफ्टर 2020 स्पेसिफिकली, वैसे तो इसके पहले से भी मैं बोल सकता हूँ, ये बदल चुका है। हम इस एनालिसिस के थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो पढ़ते तो हम डेली बेसिस में साथ में, ठीक है, मगर उसके बाद भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना नामुमकिन हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे रिलाय कर रहे हो तो। और ये चीज़ मैंने आपको इतने सारे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और न सिर्फ इन वीडियोस में, मैं आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ सिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मार्ट गैस, जो फुद्दू क्वेश्चन है उनको स्किप करना, पता करके कि किसे स्किप करना चाहिए, कैसे अपने कॉमन सेंस को एग्जाम में लेके बैठना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कैसे कमांड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस कला, इस स्किल, इस एप्टीट्यूड को आपको एनी हाउ डेवलप करना ही पड़ेगा। और इसे स्किल इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने जो प्रीवियस वीडियोस में मेरे साथ क्वेश्चंस पढ़े उसमें आपने साफ तौर पे देखा कि इवन if you don't know a single word about that particular topic but you have common sense in that particular examination hall and you have hard worked on those particular topics or the topics related to it, तो आप वहाँ पे बैठ के एक बहुत स्मार्ट गेस को कर सकते हो। ये चीज़ें हम लगातार सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे के। अब क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चंस खुल गए तो कोई बात नहीं, हम नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को उठाते हैं, G20 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो यार, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड की है, उन्होंने जस्ट 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि G20 मेंबर कंट्री में से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है। 4 कंट्री के ग्रुप बनाए थे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, एज फार एज आई कैन रिमेंबर इट। अगर G20 पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आओ। एक चीज़। दूसरी चीज़, अरे भैया G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास में है, आपसे क्यों नहीं पूछेंगे वो एक क्वेश्चन? सोचने की कोशिश करो। आपको क्यों ये नहीं पता होना चाहिए कि G20 कब इस्टेब्लिश हुई, किस पर्पस से इस्टेब्लिश हुई थी, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इसकी एक प्रायोरिटी है या नहीं है? ये आपको पता होना ही चाहिए। इसमें मैं आपको कोई हिंट, कोई ट्रिक बता सकता हूँ बट मैं नहीं बताऊँगा, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और डेली बेसिस पे जब आप लोग मेरे साथ इन चीज़ों को पढ़ते हो तो हम यही तो पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो एकदम ही बेसिक हलवा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जब आपने इन कंट्रीज़ के नाम पढ़े, वो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंटरनेशनल अटेंशन क्यों आया इन देशों पे और इन सब में क्या कॉमन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद पढ़ लेना, ठीक है, रोक के। ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस में जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, वो सबसे पहले पता है किस ऑप्शन को हटाएगा? ये होता है एलिमिनेशन की टेक्निक, हटाओ उसको। क्यों? अरे भैया, अगर चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस की बात होती तो पूरी दुनिया ये बात जानती है कि चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस आउटसाइड देयर कंट्री जिबाउती में बनाया है। अगर वो चाइनीज़ मिलिट्री बेस का क्वेश्चन पूछना चाहती यूपीएससी तो वो इन देशों का नाम देती या जिबाउती का नाम देती? तो इसका नाम तो देती, हो सकता है कहीं और भी बनाया हो, मगर ये तो होता। ये सबको पता है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इस सी वाले ऑप्शन को देखोगे ध्यान से, जो सहारा डेजर्ट की बात कर रहा है, समझना, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आपका हार्ड वर्क, आपकी जो सब्जेक्ट के प्रति पकड़ है और आपकी जो समझ है, वो कैसे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती है। अब ये सहारा डेजर्ट का नाम देखो, दिख रहा है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि सहारा डेजर्ट का साउथवर्ड एक्सपांशन हो रहा है। अगर अब आपने यहाँ पे साउथवर्ड एक्सपांशन और सहारा डेजर्ट पढ़ा तो सहारा डेजर्ट की कंट्रीज आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए।
अगर सारा डेजर्ट की कंट्रीज याद आ गई, हो सकता है आप में से कई लोग उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, है ना, ये ऑप्शन को हटा देते। ये एक और तरीका है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में बात चल रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में आके एक स्टूडेंट अटक सकता है। बट अगेन सोच के देखो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी एक साथ इन चारों रीजन में, इन चारों देशों में हो जाए, सोच के देखो क्या ये चीज़ पॉसिबल, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको। और ये बात तो आप सब जानते ही हो कि सूडान जो है वहाँ पे मिलिट्री कू होता रहता है, ये बात सब जानते हो, है ना। मैं मानता हूँ आपको कि, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चैड, ग्विनिया, माली, हो सकता है आपको इनके बारे में ना पता हो कि यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, मगर मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता हो कि सूडान में मिलिट्री कू होता ही रहता है, बुर्किना फासो में होता ही रहता है, इनफैक्ट माली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वैसे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको लगाना चाहिए था, बट इनकेस अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो तो कैसे आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे आप किसी ऑप्शन के प्रति ये चीज़ सोच सकते हो कि यार ये कितना पॉसिबल लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे आप तीन तीन तरीकों से चीज़ों को सोच सकते हो ताकि गलती आप मिनिमाइज कर सको, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ो। अब आप में से ये बात कौन नहीं जानता कि यूक्रेन क्राइसिस जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट इशू बन चुका है। आप में से कौन नहीं जानता कि अभी रिसेंट में जो इज़राइल हमास की वॉर चल रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। आप में से कौन नहीं जानता कि इन दोनों जगह की मैपिंग आपको पढ़ के जानी है, आप सब जानते हो। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी यूक्रेन पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, अभी की अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा। यूक्रेन क्राइसिस बुद्धि आई है, इसको टाइप करो यूट्यूब पे, जो 10-12 मिनट का वीडियो है उसको जाके देखो, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अरे हर एस्पिरेंट ये बात जानता है कि डॉनबास रीजन कहाँ पे आता है, हर एक एस्पिरेंट जानता है। तो डॉनबास रीजन को जब सीरिया में डाला हुआ है तो ये गलत हो गया, ठीक है। टिग्रे इथियोपिया में आता है। अब आप बोलोगे कि हमको तो ये भी नहीं पता है, इसका भी कोई ट्रिक बता दो। हर चीज़ की ट्रिक थोड़ी होती है, तो फिर पढ़ के क्या जाओगे अगर हर चीज़ की ट्रिक चाहिए तो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर डॉनबास रीजन आपको यूक्रेन क्राइसिस पढ़ते हुए नहीं पता चल रहा है, अगर आपको टिग्रे इथियोपिया में आता है ये नहीं पता चल रहा है, ये अगर पता है ये हो नहीं सकता, ये गलत दिया है। सोच के देखो आप कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो बिलीव मी यू हैव टू रिकंसिडर योर प्रिपरेशन, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो यार, मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे जो हमने अफ्रीका की मैपिंग की बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, चलो मैं आपको इससे भी आगे लेके चलता हूँ एक स्टेप। जब हम लोग अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं, है ना, अभी तो जैसे उन्होंने क्या टिग्रे रीजन की बात करी जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है 2020 से, खैर मैं मान के चलता हूँ कि चलो आप में से ये चीज़ किसी ने छोड़ दी होगी। अब आप बोलोगे कि हमको कुर्दिस्तान भी नहीं पता है क्या है, तो कैसे काम चलेगा। अब मान लो आप में से कोई मुझे बोल दे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन डिवाइड करती है, हमको यही नहीं पता है, कैसे काम चलेगा। आप में से कोई बोल देगा कि फरजाद बी, ये जो गैस फील्ड है ये कहाँ पे आती है, हमको यही नहीं पता है। ये आपसे लगातार वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ये न्यूज़ में चलती हैं लोकेशंस, ये आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ टिग्रे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसी मैंने आपको कम से कम 50 से 100 लोकेशन, 200 लोकेशन ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ज़्यादा ही पढ़ाई है। तो आपको इन पे कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, और सिर्फ मैं नहीं, जो भी पढ़ाता है आपको, ये हर कोई पढ़ाता है चीज़, ये इतनी बेसिक चीज़ है। तो मैं ऐसा नहीं क्लेम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ मुझे ही पता है और मैंने ही पढ़ाई है, ये तो पढ़ना ही है सीरियस एस्पिरेंट को, और पढ़ के ही जाता है वो। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ग्रीन हाइड्रोजन पे। फिर से हम एक चीज़ जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं सारे ऑप्शंस उसके सही होते हैं, है ना। ये ट्रिक हो गई, ये क्या हो गई, ये ट्रिक हो गई। मगर हम ट्रिक के भरोसे तो एग्जाम में बैठे नहीं है ना, हम तो अपने नॉलेज के बिहाफ पे बैठे हैं। तो इस ट्रिक को छोड़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किन इंडस्ट्रीज में डीकार्बोनाइज करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। अरे भैया, ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल है, उसको दुनिया के किसी भी प्लांट में लगा लो आप, मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी,
यहाँ पे 3 दिए ना, फर्टिलाइजर, ऑयल, स्टील। मैं तो बोल रहा हूँ आपकी जो इच्छा हो उस इंडस्ट्री को यहाँ पे लिख लो आप, जो आपकी इच्छा है। आपको यहाँ पे लिखना है कॉटेज इंडस्ट्री, उसको लिख लो आप। मान लो आपको लिखना है, मतलब आप बताओ बस कि कौन सी इंडस्ट्री आप लिखना चाहते हो। एल्यूमिनियम की कोई इंडस्ट्री लिखना चाहते हो, आप रेयर अर्थ एलिमेंट की लिखना चाहते हो, आप जो लिखना है लिख लो इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर विल रिमेन द सेम, ऑल थ्री। भैया फ्यूल है वो, इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो अप्लाई हो ही जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पढ़ के जाओगे आप, बताओ मुझे। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बाकियों को तो हम देखेंगे भी नहीं, तो सोचो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये तो हर कोई लगा के जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो, आप में से हर कोई जानता है इसराइल जो है वो अरब नेशंस के धीरे धीरे पास में आ रहा है। इसराइल सऊदी के बारे में कैसे मध्यस्थता की चाइना ने, ये हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। एकदम मतलब बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड, ये सारे लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसराइल ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद सम अरब स्टेट इस्टेब्लिश की है ना। ये ऑप्शन बोल रहा है वो। जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, उनकी जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप ये बोलते हो कि मैं सेकंड स्टेटमेंट में अटक गया या मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ यार सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है तो फिर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी पड़ेगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गलतियों के भी मापदंड होते हैं। एक होती है लॉजिकल मिस्टेक, जो हो सकती है, होती है, अच्छे अच्छे लोगों से होती है, और वो मतलब इतना मार्जिन रहता है उस एग्जाम में कि आप 2-4 क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। मगर इन पॉइंट्स पे अगर क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर आप पे क्वेश्चन उठेंगे कि यार अगर ये फर्स्ट पॉइंट नहीं आता तो सेकंड की तो फिर क्या ही बात करें। समझ रहे हो बात को। खैर, अब देखो यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक हमेशा काम करता है यार, लॉजिक कभी साइड लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब वो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में कि ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि इस इनिशिएटिव के बारे में शायद आपने पहली बार सुना हो अभी, कोई बात नहीं, मान के चलता हूँ मैं। ये मीडिएट किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। मान लेते हैं कि आपको ये भी नहीं पता है कि सऊदी अरेबिया के द्वारा मीडिएट किया गया है या यूएई के द्वारा या कतर के द्वारा, मैं मान लेता हूँ आपको ये भी नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। वॉज साइंड बाय इजराइल, अब आपको ये भी नहीं पता कि इसराइल ने इसे साइन किया है नहीं किया है, अभी सिर्फ बात चल रही है, क्या चल रही है, मैं मान लेता हूँ आपको इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं पता है। मगर जैसे ही आपने आखिरी शब्द पढ़ा, बाय इजराइल एंड अरब लीग, और भैया पूरी अरब लीग, मतलब पूरी अरब लीग में जितने अरब देश आते हैं उन सब ने इसराइल के साथ में ट्रीटी साइन कर ली। ये तो ऐसी कोई खबर नहीं हुई, ऐसी कोई खबर ही नहीं है। ऐसी खबर इसलिए नहीं है, ऐसी खबर, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट 1 में ही वो ये बोल रहा है कि इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं कुछ अरब स्टेट्स के साथ में, पहला पॉइंट। और ये बात हम जानते हैं कि वो धीरे धीरे अरब देशों के पास में आ रहा है। और दूसरे ही ऑप्शन में वो ये बोल रहा है कि पूरी अरब लीग के साथ में उसने डील साइन कर ली या मीडिएशन साइन कर लिया, एक इनिशिएटिव साइन कर लिया। कैसे पॉसिबल है दोनों स्टेटमेंट एक साथ, सोच के देखो। और अगर ये स्टेटमेंट सही है जो हम जानते हैं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है, रटा है ना, सबको पता है, ये स्टेटमेंट गलत है ही है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि यार अब ये तो हवाबाजी चल रही है, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमने तो जब तक नहीं पढ़ा, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर छोड़ के आओ, वरना लॉजिक लगाओ और नंबर लेके आओ, ठीक है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सीखनी ही पड़ेंगी। अब कितना आसान है, अगर आपने स्टेटमेंट 2 गलत मार्क कर लिया, या मैं कहूँ समझ लिया कि यार ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और ये बात तो मुझे पता है ये सही है, बस आप अपने आंसर पे पहुंच गए। इवन इवन अब मान लो आपको स्टेटमेंट 1 में कंफ्यूजन भी है या नहीं भी पता, सिर्फ स्टेटमेंट 2 को अगर आपने क्रैक कर लिया कि स्टेटमेंट 2 कर इनकरेक्ट है, आप स्टेटमेंट 1 पे पहुंच गए, आई मीन टू से आंसर पे पहुंच गए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, एंड इट्स सी, ठीक है।
बहुत से चेस ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में बता सकता हूँ मैं, तमाम ऐसे क्वेश्चन है यार। अब देखो एक और क्वेश्चन, अरे फिर से फुद्दू क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ यार कि आप में से किसको ये बात नहीं पता नगर्नो काराबाख और अर्मेनिया अज़रबैजान में है? ये किसको नहीं पता है? और नहीं पता तो फिर पता क्यों नहीं है, इस पे क्वेश्चन उठा लूंगा मैं। कर क्या रहे हो पूरे प्रिपरेशन में? अब मुझे ये बताओ यार कि अगर ये यहाँ है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, है ना? अब बचा क्या? ज़ेपोराइज़िया। अब यहाँ पे एक एस्पिरेंट किसको नहीं पता कि ज़ेपोराइज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? बताओ मुझे। और अगर आपको ये पता है तो आपको ये कैसे नहीं पता यूक्रेन क्राइसिस के चलते कि यूक्रेन क्राइसिस की बात चल रही है, यहाँ पे इसराइल लेबनान क्या कर रहा है? तो कहने का ये मतलब है यार कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको गलत करके नहीं आ सकते, आपको इनको सही करना ही है। बाय हुक बाय क्रुक बाय हार्ड वर्क बाय मैपिंग, जो करना है करना पड़े करो। चीटिंग हो पा रही तो वो भी कर लो, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन अ फनियर साइड। तो क्वेश्चंस हैं ऐसे, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं है, नंबर आ रहे हैं बच्चों के, आपके भी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर ये फलाना, कोई इंटरनेशनल माइग्रेशन का वो है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन का एक पैक्ट है कोई बहुत बड़ा। अब देखो, अब उसको ट्रिक बोल लो, कॉमन सेंस बोल लो, या अपने आप पे विश्वास बोल लो, बताता हूँ क्या बोलने चाह रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है कि सारे यूनाइटेड नेशन की कंट्रियों ने मिलके एक कोई पैक्ट साइन कर लिया है। पहली चीज, हम ये बात जानते हैं कि जो भी एक्सट्रीम शब्द यूपीएससी में यूज होते हैं, मैं आपको सिखा क्या रहा हूं इतनी देर से, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, एक्सट्रीम शब्द जब भी यूज होगा कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन सब ने ये साइन कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, ये गलत होगा। ये तो बोलता है ट्रिक एलिमिनेशन टेक्निक, या जिसको आप स्मार्ट गैस बोलते हो, या यूपीएससी का एक पैटर्न बोलते हो, जो हमने प्रीवियस ईयर के थ्रू क्वेश्चन को पढ़ के समझा है। दूसरी चीज है अपने आप पे विश्वास, कि अरे भैया अगर इतनी बड़ी कोई चीज हुई है जहां पे सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर एक साथ आ चुके हैं, तो क्या वो चीज मुझे पता ही नहीं होगी? तो मैं कर क्या रहा था साल भर से? समझ रहे हो बात को? मैंने कभी तो न्यूज में पढ़ी होती कोई चीज कि सारे देश एक साथ इस पे आके अडॉप्ट कर लिया उन्होंने किसी चीज को? कितनी बड़ी खबर होनी चाहिए, सोच के देखो। और अगर आप साल भर न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, साल भर चीज़ों को फॉलो करते हो, मतलब कि मैं मान के चल रहा हूँ आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो उसको ये अंतर मन में विश्वास होना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे दूं। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्री। ये तो और बड़ी चीज़ है कि भैया पहली बात तो कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया। दूसरी खबर है कि ये सब पे बाइंडिंग भी है। भैया मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि बाइंडिंग है सारे यूनियन मेंबर पे और मैंने खबर ही नहीं पड़ी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ऐसे गिनती के अग्रीमेंट कन्वेंशंस होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं। क्योंकि लीगली बाइंडिंग इसलिए बहुत टफ होता है कि अगर आप एक बार लीगली बाइंड हो जाते हो तो आपको वो करना ही पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग रेटिफाई करके लीगली बाइंड नहीं करवाते हैं अपने आप पे। ये कैसे पॉसिबल है, सोच के देखो कि आपने पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को साल भर। अब तीसरे ऑप्शन में देखो पढ़ के, ये एकदम फुद्दू चीज़ बना दी उन्होंने। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल के भी ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट को लेके बैठा है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने मिलके, समझना लॉजिक, यूनाइटेड नेशन के पूरे विश्व के मेंबर्स ने मिलके अगर भारत के अंदर कोई इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, तो उन लोगों के भी ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट को इस पैक्ट में इंक्लूड किया है। कैसे पॉसिबल है? कॉमन सेंस की बात है कि हमारे देश की पॉलिसियां हम बनाएंगे, वो तो मतलब एक देश से दूसरे देश की बॉर्डर में जब माइग्रेशन हो रहा है, जिसे इंटरनेशनल माइग्रेशन आप कहोगे, इंटर स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, उस पर ये कानून बनना चाहिए ना। कॉमन सेंस तो लगाओ। ये यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज की बात हो रही है, क्या देश के कानून बनाने लग जाएंगे क्या वो? कि अरे महाराष्ट्र या बिहार से महाराष्ट्र में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारे ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो कैसे करेंगे? वो पॉसिबल है क्या? मतलब इतने फालतू बैठे हैं क्या
कि सूडान के अंदर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में बात करने लग जाएंगे? सोच के देखो। ठीक है, तो यार कितने सारे पर्सपेक्टिव हैं। आप एक ऑप्शन पढ़ रहे हो, आप दूसरा पढ़ रहे हो, आपको दोनों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं यार ये गलत होगा। तीसरा पढ़ा तो और कॉन्फिडेंस आ गया था कि तो पूरी चीज़ ही गलत बनाई इन्होंने, है ना? तो बस नन ऑफ द अबव इज द आंसर। सोचो, सोचना तो पड़ेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन सोच के क्या बोल रहा है वो, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। मैं मान के चल रहा हूं आपको ये पता ही नहीं है कि ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। अच्छा, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकती कि ये ईयू का ही है, क्योंकि वो तो उन्होंने लिख के ही दिया है कि ये ईयू की ट्रीटी है जिसका नाम है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। तो उन देशों में हुई होगी, यूरोपियन यूनियन के देशों में, मगर आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। अभी ऑप्शंस को छोड़ो, ऑप्शंस को जान दो। मुद्दे की बात है कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई ये सोशल इशू है क्या, गरीबी का इशू या कोई ऐसा? नहीं, ये इकोनॉमी का इशू है। बताओ है या नहीं? ये इकोनॉमी का इशू है। जो भी पैक्ट है ये, उसमें इकोनॉमी की कोई बात हुई होगी। कोई ऐसी बात हुई होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यूरोपियन यूनियन देशों का, उसको हम एक स्तर पे रखेंगे, या हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाना है, इस तरीके का कोई पैक्ट होगा ये। अब ऑप्शंस को पढ़ो। पहला ऑप्शन बोल रहा है लिमिट द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री। हाँ, ये बजट की बात कर रहा है, ये इकोनॉमी की बात चल रही है। ये हो सकता है ना? मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि मुझे पता तो है ही नहीं ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के बारे में, तो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ो। मेक द कंट्री यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है यहाँ पे, सोच रहे हो? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसमें एक गलती ये हो सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को कोई स्टूडेंट ये सोच ले बैठ के कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जो है उसको अगर बनाएंगे तो बनाने से जीडीपी ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ हो सकती है कनेक्ट, क्यों नहीं हो सकती? अब देखो, अगर आप ऐसी कोई चीज़ सोच रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जीडीपी ग्रोथ, तो आपने ऑप्शन ही नहीं पढ़ा ढंग से। वो बोल रहा है कि इस पैक्ट के अंतर्गत जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज जो उनके देशों में है उसे आपस में शेयर करेंगे। शेयर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वाला ऑप्शन इसमें कैसे बैठ रहा है? ये बात चल रही है स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट के बारे में। समझ रहे हो आप बात को? अगला पढ़ो। ये बोल रहा है वही कि यूरोपियन यूनियन शेयर करेगा टेक्नोलॉजीज को आपस में। अरे भैया, ये टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा तो ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट में थीम से कैसे मैच कर रहा है? थीम है ये, थीम। ये थीम से कैसे मैच कर रहा है टेक्नोलॉजी और कैसे मैच कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? समझ पा रहे हो आप बात को? तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके का थॉट लेके बैठते तो इसे किया जा सकता था। बट यस, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ही हैं, जो मैंने आपको अभी ये बात बताई ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो मैं सोच के आपको बता रहा था, एक्चुअली वो मेरी सोच नहीं थी, वो मेरे स्टूडेंट्स की सोच थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत मार्क करके आए। काफ़ी लोगों ने ओनली 2 लगाया है, किसी ने ऑल 3 भी लगाया है। तो मुझे पता है, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको गाइड किया है, तो उनसे गलती हुई है। तो ये गलती हो सकती है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया तो ऐसा लगा जीडीपी ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे उससे भी जीडीपी ग्रोथ होगी, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम सबक ले रहे हैं अभी, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के कि किस तरीके से अगली बार हम चीज़ों पे कॉन्फिडेंटली मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक और क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा फटाक से रोक के, कि इंडिया इतना % ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है गुड्स का। अब मुझे तो नहीं पता कि ये 3.2 है, 5 है, 8 है, 2 है, 1 है, क्या है? क्या करूं मैं? समझते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। बहुत सी लोकल कंपनी और कुछ फॉरेन कंपनी जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं उनके पास एडवांटेज हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जानते हो ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में, कि 100 प्रोडक्ट पहले बनाते थे, अब अगर 110 से ऊपर, 105 से ऊपर बनाओगे तो सरकार इंसेंटिव देगी। खैर, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा समझाना।
मेरा ऑब्जेक्टिव ये समझाना कि स्टेटमेंट 2 सही है या गलत है, वो सही है, ये तो कॉमन है बिल्कुल। ठीक है, अब भैया ये इसका क्या करना है, क्योंकि ये फिगर तो पर नहीं पता। अब यहाँ पे आप हो सकता है अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है ट्रिक को अप्लाई करो। ट्रिक क्या बोलती है, या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने क्या सीख लिए कि जब भी यूपीएससी किसी डाटा को देता है, जब भी किसी डाटा को देगा वो ऑप्शन गलत रहता है जनरली। मैं जनरली लगा रहा हूँ, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ, अगर आप 10 क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो इस बिहाफ पे तो 8 क्वेश्चन सही जाएंगे, तो 2 को छोड़ो, गोली मारो, 8 तो सही जा रहे हैं ना। तो एक तो ये तरीका हो गया कि मैं स्टेटमेंट 1 को गलत मार्क करता, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ, आंसर पे मैं पहुंच गया क्योंकि एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, मगर हम तो बताया ना मैंने कि हरिश्चंद के बच्चे हैं, हमको तो अगर आएगा तभी हम मार्क करेंगे। फिर क्या करें, तो फिर मैं बोलूँगा हार्ड वर्क करो। कैसे करें हार्ड वर्क, ये चीज़ कहीं आई थी क्या न्यूज़ में? बिल्कुल थी न्यूज़ में, हमने इसे पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है, तो हमने इसे पढ़ा था जब हम ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जब हम इकोनॉमिक सर्वे 2020 को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे नेटवर्क प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इंडिया का कितना है, चाइना का कितना है। ठीक है, हाँ, अब आपको लग सकता है कि यार ये तो एग्ज़ाम होने के बाद इसने लिख दिया होगा, वो तो कोई भी कर सकता है, ये भी क्योंकि बिल्कुल डाउट आना बिल्कुल लाजमी है ना। अब मैं आपको इसका एक ऑप्शन बताता हूँ चेक करने का। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, है ना, वहाँ पे मैं डेट को थोड़ी बदल सकता हूँ, वो तो मैंने जो पोस्ट कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो अब एक काम करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ अभी, ये हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, मैंने बाद में अपडेट किया उसको। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करो जाके, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, क्या सर्च करोगे, ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन में जाके देखो कि क्या हमने इस चीज़ को कब पढ़ा था और कैसे पढ़ा था, आपको वहाँ पे इमेज दिख जाएगी, है ना। जैसे आप ग्लोबल वैल्यू चेन डालोगे आपको ये माइंड मैप दिख जाएगा और उसकी डेट दिख जाएगी। तो अगर ये न्यूज़ में चल रहा था और हमने पढ़ा है तो ये होता है हार्ड वर्क। तो इट्स अप टू यू कि आप किन चीज़ों को कैसे चुन रहे हो। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ये पता होना चाहिए इस तरीके से, ये यहाँ पे डाटा से आप कर सकते थे। 2 पर्सपेक्टिव ये हो गए, और तीसरा पर्सपेक्टिव हो गया हार्ड वर्क का। अब आपको जो चुनना है आप चुन लो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ही क्रैक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इररेलेवेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप करना था। क्यों स्किप करना था, सोच के देखो, मैं बताऊंगा नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप करना था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है यूएस और यूरोपियन यूनियन के किसी कोई से तो भी एक्ट पैक्ट के बारे में, मुझे ही नहीं पता है, अभी अभी तक नहीं पता है, और ना मैं पता करने में इच्छुक हूँ। यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में भारत का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका कोई इंपैक्ट भारत पे नहीं पड़ रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ इसको। क्लियर हो रही सबको बात, तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा इसको। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं पता है क्या है ये, अभी भी नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो ये फुद्दू क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, फालतू क्यों दिमाग लगाना न, जिसका देखो। अब एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पे कोई डाटा होता तो मैं अपनी ट्रिक्स को लगाता, मैं कुछ चीज़ों को सोचता, कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ होती। अब ये ऐसी चीज़ बोल रहा है, बिल्कुल टेक्निकल चीज़ बोल रहा है कि ऐसा है, मुझे नहीं पता, छोड़ दो। हर चीज़ में थोड़ी घुसना है कि हम तो घुस के बताएंगे कि कैसे घुसा जाता है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भले ही वो कितना भी इजी था, बहुत सारे बच्चों से गलती हुई, क्यों हुई, ऑप्शन ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे बनाए गए थे। ध्यान रखना, जब भी कोई बहुत इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना, ये यूपीएससी का मैं एक बहुत मूल मंत्र बता रहा हूं आपको आज। जब भी किसी इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछ ली हो, लिबर्टी की डेफिनेशन दी हो 4 ऑप्शन में, जब भी किसी इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके करना कि इसमें पक्का कुछ ना कुछ घपला है। अब यहाँ पे उन्होंने देखो क्या करा, 26 नवंबर 1949 डाल दिया, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। हमारा दिमाग बोलेगा हाँ हाँ यही है, अडॉप्शन डालो, हाँ करो, बढ़ो आगे। अरे भैया वो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई है। ये लाइन क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो हमसे मिस हो जाती है, क्योंकि हम इतनी जल्दी में रहते हैं। 26 नवंबर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जान दो धन्य। ये बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा,
मगर फिर भी मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से गलती होती है। ठीक है, तो खैर ये तो आप कर ही लोगे, ये तो करेक्ट है, ये इस कारण से अडॉप्शन के कारण गलत हो जाएगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो पूरे यूपीएससी जॉनर में आप सीरियस एस्पिरेंट्स को उठा लो, ये बात कोई नहीं जानता कि स्विट्जरलैंड के पास सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड में है या नहीं है। आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछ लो, इस एग्ज़ाम को होने के पहले ये बात किसी शायद कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों ने पढ़ाई भी होगी, ऐसा नहीं होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है ना। मगर बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है, उसके बाद किसके पास, उसके पास किसके पास, नहीं पता होता। मगर कॉमन सेंस तो है ना, एक कॉमन सेंस लगा के देखो थोड़ा सा, स्विट्जरलैंड कितना बड़ा देश है, मैप तो पढ़ते हो ना, कितना बड़ा देश है। अब इसी के कंपैरिजन में आप एक बार रशिया को कंपेयर करके देखो, रशिया कितना बड़ा देश है। उसी के कंपैरेटिवली आप ये जानते हो कि चाइना के पास कितना मासिव लेवल पे फॉरेक्स रिजर्व है, पूरे देश को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रहा है, पूरे विश्व को लोन दे रहा है, कितना बड़ा देश है। एक बार बस सोच के देखो, यूएस पूरे विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या आपको थोड़ा सा खुटका नहीं हो रहा है कि यार स्विट्जरलैंड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होता होगा क्या पूरे विश्व में? मतलब ये फुद्दू देश है क्या? यूएस, रशिया, चाइना, इवन इंडिया, तो सब फुद्दू हैं, ये इतना आगे निकल गया, ये इतना सा पिद्दा सा देश। सोच पा रहे हो आप बात को? और मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो मैंने अभी आपको दिया, आपको बहुत ज़्यादा वेग लगी होगी चीज़ यार कि ये कैसे सोच सकते हैं। सोच के तो देखो, गोल्ड रिजर्व इस छोटे से देश के पास में सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, अब देखो साइज मैटर नहीं करता है, साइज मैटर नहीं करता है। अगर यही चीज़ यूके लिखी होती, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूके लिखी होती तो सोचा जा सकता क्या लूटा तो है इन्होंने खूब, है ना, हो सकता है कि वो टावर ऑफ जेवल में फंसा के बैठे हो गोल्ड को, हो सकता है वहाँ पे, मतलब साइज को देख के नहीं कर सकते हम। अरे भैया मगर स्विट्जरलैंड, समझ पा रहे हो आप बात को? ये कोई काले धन की बात थोड़ी चल रही है कि सेकंड लार्जेस्ट काला धन है पूरे विश्व का स्विट्जरलैंड में, वरना अगर ये होता तो शायद ये हम नहीं सोच पाते, मगर गोल्ड रिजर्व का तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो बस अगर स्टेटमेंट टू ये सोचा होता, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, आप अपने आंसर पे पहुंच गए, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये खेल चल रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लगातार। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं इतने ही क्वेश्चंस लूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। बाकी मैं ये उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि किस तरीके से आप बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों में अपने दिमाग को, कॉमन सेंस को, स्मार्ट गेसिंग को लगा के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।